सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार, तीरंदाज भिड़ंत में आपका स्वागत है। मैं हूं मयंक चतुर्वेदी। आज का हमारा तीरंदाज भिड़ंत का विषय है चखना सेंटर, जो कि आज जो है दुर्ग जिले में बहुत बड़ा विषय बने हुए हैं। चखना सेंटर वैसे तो देखने में एक दृष्टि में एक छोटी-छोटी दुकानें दिखती समझ में आती हैं, जहां पर शराब के साथ लिए जाने वाली सामग्री, नमकीन, ककड़ी, इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय बन गई हैं दुर्ग जिले में, और नतीजा ये हुआ कि दुर्ग जिले के एसपी को ना केवल ट्रेनी आईपीएस के साथ मिलकर के, बल्कि पूरे दल बल के साथ पूरे जिले भर के हर थानेवार कार्रवाई करनी पड़ी है। बीती रात उन्होंने करीब 105 जगहों पर कार्रवाई की है चखना सेंटर को लेकर के। चखना सेंटर इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और राजनीतिक घुसपैठ इसमें क्यों है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस से आशीष यादव जी, जो कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और भारतीय जनता पार्टी से भिलाई जिले के मंत्री राम उपकार जी मौजूद हैं। हम इन दोनों लोगों से चर्चा करेंगे कि चखना सेंटर आखिर राजनीतिक और आर्थिक दोनों परिप्रेक्ष्य में क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और इनसे जनता पर क्या असर पड़ता है, और राजनीतिक दखलंदाजी से इस अवैध कार्य को बढ़ावा देने से क्या असर जनता पर पड़ता है। तो हम स्वागत करेंगे। हमारे साथ भाजपा के भिलाई मंत्री राम उपकार जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि इसमें राजनीतिक घुसपैठ आखिर क्यों है। सर, ये चखना मतलब पहले इसको ठीक ढंग से मेरे ख्याल से परिभाषित कर देना चाहिए था कि चखना जो है वो खान पान का जो हमारा है, तो खान पान में चखना कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और किन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और आज इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। ये बहस का विषय बना हुआ है शहर के अंदर। तो क्यों बना हुआ है ये नहीं, वैसे आपको बता दें कि चखना सेंटर से हमारे ख्याल से हमारे जितने भी दर्शक हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि चखना सेंटर वो होते हैं जहां शराब पीने वाले, वहां जो मिलने वाले नमकीन, पानी की बोतल, पानी का गिलास, या फिर जो भी शराब के साथ नमकीन चीजें इस्तेमाल की जाती है, उनको चखना सेंटर। जी हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि आज वो चर्चा, और ये चखना शब्द बड़ा छोटा है और थोड़ा सा बदनाम शुदा लोगों के लिए, या फिर शराब दारू ही बदनाम है तो चखना सेंटर भी तो बदनाम। हाँ, स्वाभाविक है, उसका सहयोगी क्या है तो बदनाम तो होना ही है। तो लेकिन ये इतना साधारण और सामान्य विषय नहीं है जिसमें जिले के एसपी को सीधा हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। 3-3, 4-4 जो पुलिस का सर्किल एरिया है, सीएसपी को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। 5-6 थाना क्षेत्रों के जो टीआई हैं उनको सीधे उतरना पड़ रहा है। तो ये साधारण मामला नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि एक पूरा मैकेनिज्म है। अपने जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से पेरोल पे रखा गया है वहां पे, और इनके द्वारा चखना सेंटर संचालित किया जा रहा है, और पूरा इसका एक इकोनॉमी है। पेरोल से मतलब क्या? पेरोल से आप क्या बताना चाह रहे हैं? पेरोल से कमीशन वो एक प्रकार का पूरा अर्थशास्त्र है, पूरी इकोनॉमी है इसकी चखना की, कि वहां कहाँ से खरीदी होगी। और मैं पक्के दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। ये पुलिस जो है जनता के बीच में, जब जनता का आक्रोश बढ़ गया खुलेआम शराबखोरी को लेके, और जगह जगह अभी उनकी पुलिस विभाग का जो ये आई है रिपोर्ट कि 105 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस मामले पे कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूं कि इससे 100 गुना ज्यादा लोग अभी भी इस काम में लगे हुए हैं, और ये पूरा एक अर्थशास्त्र है, पूरा एक सिस्टम है। कैसे बोतल की खरीदी होती है, कैसे बोतल की बिक्री होती है, कैसे वो उसमें पानी का जो आता है प्लास्टिक में रख के पाउच वो। और चखना सेंटर तो ये सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं का मामला नहीं है। चखना सेंटर अवैध जो शराब का व्यापार है उससे सीधा जुड़ा हुआ मामला है। तो ये बड़ा विषय मिलाकर के आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि जो चखना सेंटर चल रहे हैं वो कांग्रेस के लोग पेरोल पर रखे हुए लोग हैं कांग्रेस के, और उसको संचालित कर रहे हैं। हम इस पर प्रतिक्रिया कांग्रेस के अपने एनएसयूआई के जो नेता हैं उनसे ले लेते हैं, आशीष जी से। ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के छोटे नेता हैं,
या जिला स्तर के जो नेता है उनको पेरोल पर रखा गया है वो चखना सेंटर में, इसमें आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि ये काफी काल्पनिक बात है और इसमें अगर थोड़ी बहुत सच्चाई अगर है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने शराब को छत्तीसगढ़ में सरकारी रूप से बेचना शुरू किया, और ये जो मैकेनिज्म की बात मेरे बड़े भैया कह रहे हैं, इस मैकेनिज्म को शुरू करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि इन्होंने शुरुआत करी और उसको अब हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने शुरुआत की तो आपने उसको आगे बढ़ाने नहीं, कार्रवाई जैसा इन्होंने बोला कि जनता आक्रोशित है तो कार्रवाई हुई, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मुख्यमंत्री सब लोग जनता के बीच में जाते हैं, अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम पिछले काफी दिनों से चल रहा है और हमारे विधायक भी जनता के बीच में जा रहे हैं, जहां जहां से जैसी सूचना मिलती गई और हमें जब ये खबर मिलती गई कि इस तरीके से आम जगहों पे शराब लोग पी रहे हैं और इससे जनमानस को दिक्कत है, तब निश्चित रूप से यहाँ की उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पुलिस व्यवस्था को कड़ी की जाए। आप देखे होंगे कि पिछले दिनों में जो जो मॉल में जैसे कोई क्लब है वहां से निकलने वाले लोगों की भी चेकिंग की गई, उन लोगों को भी जो जयंती स्टेडियम के मैदान पर रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या किसी पार्टी से जुड़े हुए हो या आम जनता हो, सब पर कड़ी कार्रवाई की गई और सबको निर्देश दिया गया। कुल मिलाकर के आपका कहना है कि जनता से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर आप जो है से चखना सेंटर हो गए या जो भी अवैध शराब के व्यापार है उस पर कार्रवाई की जा रही है। निश्चित। आपका सीधा आरोप है कि तो परंपरा बीजेपी ने शुरू की है। नहीं, बिल्कुल बीजेपी ने कहीं कोई परंपरा शुरू नहीं की। शराब जो है, शराब बिक्री जो है, ये पहले से, ये दिल्ली मॉडल, झारखंड का मॉडल, तमिलनाडु का मॉडल, इसमें बीजेपी के शासन काल में हम लोग शराबबंदी की ओर बढ़ रहे थे। लगातार जो लाइसेंसी जो शराब खाने होते हैं उनको बंद करने का, जो रिटेल की दुकानें होती है उनको कम करने का, बंद करने का अभियान चल रहा था। गांव-गांव में हम लोगों ने भारत माता वाहिनी बनाई थी जिसमें महिलाओं को जोड़ा था, जो शराबी हैं उनको पकड़ के सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाता था। तो हमारी सरकार ने शराबबंदी की ओर बहुत मजबूती से कदम बढ़ाया था। नहीं, लेकिन कांग्रेस और उस मामले को सीएम साहब ने, भूपेश बघेल जी वर्तमान सीएम साहब जी ने लपक लिया और हमसे कहीं आगे बढ़ के चुनाव में ये गंगा जल हाथ में लेके ये वादा किया, सौगंध खाई कि हमारी सरकार जिस दिन बनेगी पहले दिन से हम लोग शराबबंदी छत्तीसगढ़ में लागू कर देंगे। और शराबबंदी तो छोड़ दीजिए, और आप देखिए कि आज ये स्थिति हो गई है कि गली गली में शराब खुलेआम बेची जा रही है। और ये चखना जो है, चखना में आपको शायद नहीं मालूम होगा कि जो कांग्रेस के, मेरा सीधा आरोप है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो चखना सेंटर में उनको सब्सिडी मिलती है, उनको कम दरों पे दिया जाता है, क्योंकि जो संचालित करने वाले लोग हैं। इसका जवाब कांग्रेस के नेता से ले लिया जाएगा, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब मुख्यमंत्री जी को गंगाजल हाथ में लेकर के शपथ लेने की नौबत क्यों आनी पड़ी? क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में शराब की जबरदस्त बिक्री हो रही थी, शराब से आम जनता त्रस्त थी, घर टूट रहे थे, घर बर्बाद हो रहे थे। उसी के आधार पर तो शराब सामाजिक बुराई तो है ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सभी सरकारें, चाहे वो किसी भी दल की हो, मानती हैं। और हम लोग, मैं तो बता रहा हूँ कि हम लोग शराबबंदी की तरफ बढ़ रहे थे और जो रिटेल की दुकानें हैं उनकी संख्या घटाई गई। लाइसेंस फीस, जो ये बियर बार वगैरह होता है, बार होता है, उन दुकानों का लाइसेंस फीस बढ़ाएगा, जो सरकारी फीस देते हैं लोग, उसको बहुत ज्यादा वृद्धि की गई ताकि दुकानें कम हतोत्साहित हों, जो शराब के व्यापारी हैं हतोत्साहित हों। रिटेल की दुकानों को बंद किया गया और इस प्रकार से जो विकेंद्रीकरण था इसका, शराब बिक्री का, उसको रोकने की कोशिश की गई, उसके सेंटर को कम किया गया। रोकने की कोशिश की गई होती तो फिर कांग्रेस को, आप जिस आधार पर सरकार आने की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार इसी बात पर आई कि उन्होंने सरकार शराबबंदी की बात कही थी, तो इसका मतलब ये है कि पहले शराब ज्यादा थी, लोग त्रस्त से, आम जो है मतदाता परेशान था, तभी तो। नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ कि भाई शराब जो है सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब पूरी कोशिश हो रही थी और उसको चरणबद्ध तरीके से कोशिश फलीभूत होते तो नहीं दिखी बीजेपी के शासनकाल में। लेकिन फिलहाल तो 4 साल आपने एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है कि कांग्रेस के नेताओं को सब्सिडी मिल रही है उधर, तो सब्सिडी किस बात की मिल रही है जो जैसा ये कह रहे हैं? मतलब मुझे लगता है कि भैया को इस बारे में काफी डीप नॉलेज है। मैंने तो आज तक कभी किसी सब्सिडी का नाम सुना नहीं है। और भैया ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए थे शराबबंदी की ओर, तो
मुझे लगता है कि वो सिर्फ दिखाने के ही कदम थे, क्योंकि जिस कमिटी को भेजा गया था सर्वे करने के लिए कि इसको किस तरह से चरणबद्ध तरीके से किस फेजेस में शराबबंदी की जाएगी, उस कमिटी की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि जरूरत है कि शराब दुकानें बढ़ाई जाए। ये और दूसरा जो ये बोल रहे हैं कि हमने कोशिश करी कि हमने शराबबंदी की, तो मुझे बता दे विधानसभा के कौन से सत्र में कब इन्होंने प्रस्ताव लाया कि शराबबंदी की जाए? कभी भी नहीं लाया। हमारे शासनकाल में हमने विधानसभा में प्रस्ताव लाया, पर वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। परंतु जो सामाजिक बुराई शराब है, भूपेश बघेल जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने काफी बार कहा है, और ये तो कभी भी नहीं कहा था कि पहले दिन से हम शराब बंद कर देंगे। ये कहा था कि पहले दिन हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, किसानों को बोनस मिलेगा 2500 जो मिल रहा है अभी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसमें केंद्र सरकार ने हर संभव अड़ंगा लगाने की कोशिश की और मुख्यमंत्री जी को रोकने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम शराबबंदी चरणों में करेंगे और जनता को साथ लेके करेंगे। जैसा कि छत्तीसगढ़ आप जानते हैं कि कई आदिवासी क्षेत्र हैं और ऐसे आदिवासी समाज हैं जिसमें शराब का सेवन उनकी परंपरा में सम्मिलित है। ऐसे परिवेश में कहीं ऐसा तो नहीं इस परंपरा की आड़ में आप शराबबंदी? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। हम तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, चाहे देश में हो और राज्य में हो, एक ही अंतर है, एक तानाशाह है और एक जनता की पार्टी है, लोगों की पार्टी है। हम लोगों से पूछ के लोगों का निर्णय करते हैं। यही बात तो बीजेपी भी कहती है, ये परिवार की पार्टी बोलते हैं कांग्रेस को। अब जैसा किस परिवार से आते हैं ये तो मुझे नहीं पता। विषयांतरित हो रहे हैं हम लोग। आप देखिए, शराब जो है, जो एक बहाना कांग्रेस के पास है कि शराबबंदी इसलिए नहीं हो पाती है या नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं, हमने तो प्रस्ताव लाया ना, हमने विधानसभा में प्रस्ताव लाया। वहाँ के लोगों का तो खान पान का हिस्सा है, उनके संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। हमारा जो आबकारी एक्ट है, जो आप देखेंगे, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वो अपने निजी उपभोग के लिए, उनके लिए एक सीमा तय कर दी गई, उतना वो निर्मित भी कर सकते हैं उसको और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वो एक सीधा सीधा अलग मामला है। सरकारी जो शराबबंदी है, इससे आदिवासियों के बीच में जो इसका सेवन है, मदिरा का जो सेवन है, उसका कोई लेना देना नहीं, प्रभावित भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, उससे कहीं कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई संबंध ही नहीं है दूर तक। मैं अपनी बात पूरी ही कर रहा था कि केवल आदिवासियों की बात नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो सामाजिक इस बुराई से प्रभावित हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ये निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्चुअल में लोगों को इफेक्ट करने वाला निर्णय। और जो परंपरा बीजेपी ने इतने सालों में बना दी है, 2016 में लिकर कंजम्पशन में पूरे इंडिया में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे था, गोवा और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए। जहां गोवा में यूनियन टेरिटरी के लिए आसान नियम है, सब चीज है, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आ गया था 2016 में, आज वापस से चौथे नंबर पर आ गया है। लेकिन एक और चीज है कि शराब जो है सरकार की आय का एक बड़ा स्रोत भी है। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियां चाहती ही नहीं है कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम को हम हाथ धो सकती हैं सरकारें। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स तो है ये, लेकिन इसको सस्टेनेबल तरीके से सोचते हुए कि कहां और से अगर आप शराब बंद करेंगे तो बहुत सारी चीजों में आप कोशिश कर सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट भी हो जाए। क्योंकि मूलतः देखिए तो अगर शराबबंदी से नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि हम रेवेन्यू तो बढ़ा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी घटा रहे हैं। हमारे रहने वाले लोगों की, जनता की, युवाओं की प्रोडक्टिविटी जो हम कम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो डायरेक्ट इफेक्ट रेवेन्यू में करता है। क्या सरकारें इस बात पर काम कर रही हैं कि शराब से होने वाले नुकसान के कारण जो भरपाई दूसरे जरिए से सरकार को खर्चा बढ़ जाता है, जैसे कि सेहत को लेकर के, या फिर प्रोडक्टिविटी, जो आपने कहा कि प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, तो क्या कभी इसका एनालिसिस करने की कोशिश की गई है कि हम शराब से जितना कमा रहे हैं, शराब के दुष्प्रभाव से उससे ज़्यादा कहीं कमा रहे हैं? मुझे लगता है कि प्लानिंग कमीशन ने निश्चित रूप से इस बारे में चर्चा की होगी, मगर मुझे इसकी पुख्ता जानकारी नहीं, तो इस विषय पे मैं आगे बोलना नहीं चाहूंगा। चखना सेंटर पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, उसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम चर्चा करते हैं कि चखना सेंटर जो है कितने बड़े रेवेन्यू मॉडल हैं।
हमारा सीधा सवाल भाजपा के रामउपकार तिवारी जी से है। तो वो बताएं कि वास्तव में सारे लोग चखना सेंटर को इतना बड़ा क्यों मान करके चलते हैं? अगर एक दृष्टिकोण में एक दृष्टि से देखा जाए तो एक ठेला वाला है या कोई जो ककड़ी बेच रहा है या नमकीन बेच रहा है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है? इसके पीछे क्या रेवेन्यू मॉडल है? ये इसकी शुरुआत ऐसे हुई सर कि जो हमारी सरकार थी, जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे शराबबंदी की ओर क्रमशः बढ़ रही थी और हम लोगों ने लाइसेंस फीस बढ़ा दिया। जो बार वगैरह थे, दुकानों की संख्या, जो रिटेल की दुकानें थी उसकी संख्या कम की और सार्वजनिक स्थान पे शराबखोरी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये था, जो वर्तमान सीएम साहब हैं, इन्होंने गंगा जल की कसम खाकर, सौगंध उठाकर कहा था कि मैं जब हमारी सरकार बनेगी शराबबंदी उसी दिन से लागू हो जाएगी। लेकिन सरकार ने इसके पीछे अपने कार्यकर्ताओं की जो बेरोजगारी है उसको दूर करने का एक बड़ा माध्यम माना है इस चखना व्यापार को। इसके जरिए सस्ते में ककड़ी, खीरा, चना, पाउच का पानी, डिस्पोजल का गिलास, मतलब जिस भी तरह के आप जिस भी लेवल पे जाइए वहां से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। फिर वो जो फ्रंट पर है, जो वर्कर जो दुकान चला रहा है, वो उसकी एक कमाई होगी, एक उसका निश्चित राशि है। अब उसमें से वो जो पैसा वहां पे जो रेवेन्यू जनरेट की बात हो रही थी, वहां से जो पैसा आता है वो कई हिस्सों में बढ़ता है। वो जो चेहरा दिखता है वहां पे इसका व्यापार करते हुए, जो चखना का व्यापार करते हैं, तो वो तो सिर्फ एक प्रतीक है, ऐसा कह सकते हैं, या निचले दर्जे का वर्कर है जो सामने खड़ा होकर इस व्यापार को कर रहा है और शराबियों का सामना कर रहा है। लेकिन उससे होने वाली आय का बड़ा हिस्सा मैं पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि पैसा यहाँ शासन के लोगों को भी जा रहा है और जिनका संरक्षण प्राप्त है कांग्रेस का तो लगातार आरोप ये है कि ये मॉडल तो आपने ही खड़ा किया है। चखना का कोई मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने ये आपने खड़ा किया, ये अब कंटिन्यू वो कर रहे हैं। नहीं, ये कांग्रेस से ही पूछ लेते हैं। नहीं, ये यूनिक मॉडल छत्तीसगढ़ का जो शराब का मॉडल है। अभी आशीष भैया बोल रहे थे कि वो कंजम्पशन जो है वो उसका उपभोग छत्तीसगढ़ में अभी कम हो गया है, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि आप किसी भी लाइसेंसी दुकान पे चले जाइए, वहां दो तरह की शराब बिकती है। एक शराब बिकती है जो आबकारी विभाग के संरक्षण में, देख रेख में कानूनी तरीके से, और एक शराब बिकती है जिसका कोई रिकॉर्ड न दुकानदार के पास होता है, ये बहुत बड़ा आरोप और बहुत गंभीर मसला है ये। और बिल्कुल और कंजम्पशन 4 गुना बढ़ा है कम से कम, और देश में छोड़िए, अभी हम लोग पूरे देश का मिला देंगे। आप शराब दुकानों में उमड़ रही भीड़ को देख के अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर ये पहली ऐसी सरकार है जो ऑनलाइन प्रसाद नहीं देती, ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाती, लेकिन ऑनलाइन शराब बेचती है। नहीं, ऑनलाइन तो बहुत सारी सुविधाएं नहीं, ऑनलाइन शराब बेचा गया। और पूरे कोरोना काल के दौरान जब लोग एक दूसरे के संपर्क में किसी भी रूप में नहीं आना चाहते थे, तो लोगों को, जो शराब मदिरा प्रेमी लोग हैं, जिनको आप शराबखोर जिनको कह सकते हैं, उनको उनके घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई। इससे वो सरकार जो गंगा जल की कसम खा के बोले, जो सरकार, जो नेता कि हम लोग, और वो सरकार घर घर शराब पहुंचवा रही है अपने वर्करों से। 2 बड़े आरोप लगाए हैं इन्होंने कांग्रेस पर। एक तो ये कि सरकार ने कांग्रेस के लोगों को एक तरीके से चखना सेंटर के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया। दूसरा सबसे बड़ा जो आरोप है, जो गंभीर आरोप भी है, कि सरकारी दुकानों में जो शराब बिक रही है उसमें 2 तरह की शराब बिक रही है, एक का रिकॉर्ड है, एक का रिकॉर्ड नहीं है। इसमें आप की प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। पहला, जिस विश्वास से भैया ने बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि इसका पैसा कहीं और जाता है, तो इससे मुझे समझ में आया कि ये जो पुराना 15 साल का रेवेन्यू मॉडल इनके दिमाग में पूरा क्लियर था, तो वो उसको स्पष्ट कर रहे थे कि वही रेवेन्यू मॉडल आगे चला हो। दूसरी बात, आज आप ये देखिए कि उन्हीं जगहों पर सरकार द्वारा ही कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई करने को ही हमने ईडी को नहीं बुलाया और इनकम टैक्स को नहीं बुलाया, ये कार्रवाई हम खुद कर रहे हैं। और अगर इस विषय को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अब आक्रोश बढ़ रहा है, तो जनता के गुस्से से बचने के लिए सरकार को मजबूरी में विवश होकर सर मेरी बात करनी दीजिए मुझे पूरी। जनता
हर तरह से संतुष्ट है और जनता उत्साह और से सरकार को सपोर्ट कर रही है। आप ये सोचिए कि हमारे अगर लोग इसमें सम्मिलित होते या हमारा रेवेन्यू मॉडल बढ़िया चल रहा होता तो हमें इस पे कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य साफ है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो हमारे दल का हो या किसी और दल का हो, किसी भी गलत काम में सम्मिलित होगा तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। दूसरी बात जो आपने बोली कि 2 शराब बिक रही है, मतलब कल्पनाओं का बहुत सारा ढेर है। और इसमें ऐसा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पूरे भारतीय जनता पार्टी की फेमस है। अगर इसका कोई पुख्ता तथ्य या कोई प्रूफ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी मंत्री और या पूर्व मुख्यमंत्री के पास है तो उसको सामने लाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई करने की मांग करें। केंद्र में तो आपकी सरकार है। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने बोला कि सरकार ने ऑनलाइन शराब बेचनी शुरू कर दी और इसका एक तरह से उपहास भी बनाया। आपको ये जानना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की संवेदनशील चीजों को इतने मजाक में ले रही है। संवेदनशील इसलिए कह रहा हूं कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह प्लीज कई जगह शराब ना मिलने की वजह से लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया। नहीं तो क्या हम उनके लिए शराब नहीं, सैनिटाइजर पीने से मौतें हुई। और क्योंकि हम फिजिकल रूप से लोगों के कहने के बावजूद शराब ओपन नहीं कर सकते थे, और जो व्यक्ति इससे अत्यधिक एडिक्टेड है, जिसको मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो इतने पागल हो चुके थे मानसिक रूप से कि वो सैनिटाइजर पी ले रहे थे और उनकी मौत हो गई, और परिवार ने अपने परिवार कोरोना में वैसे ही अपने सभी लोगों को खो रहा था, अपने आम परिवार के मुख्य लोगों को खो रहा था, और ऐसे में लोग मरे। तब जब दिल्ली में भी ये सुविधा चालू हुई तो सरकार ने ये किया। इस पे मैं मानता हूं कि शराब के बिक्री को बढ़ावा देना किसी भी तरीके से सामाजिक रूप से अच्छी बात नहीं है, मगर अगर किसी जगह ऐसा पता चले कि काफी जिलों में जान जा रही है, मौत हो रही है, और लोग इस आदत को, ये आदत लगवाई किसने? ये आदत बीजेपी ने लगवाई। 15 साल से सरकारी शराब बेच बेच के लगवाई। जब आपने 15 साल से लोगों को इतनी आदत दिलवा दी है तो हम 4 साल में थोड़ी छुड़वा लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों दल शराब बंद करने की बात तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो उनकी मंशा या कार्यशैली जो है वैसी दिखती नहीं है। अब शराब को चलाना मजबूरी है या शराब को रोकना लोगों के लिए फायदेमंद है, ये तो जनता बहुत अच्छे से समझती है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा सर कि कोरोना काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी शासित जो भी राज्य हैं देश के अंदर, वहाँ आप एग्जाम्पल उठा के दें, हालांकि ये योजना पूरे देश के लिए लागू थी कि हम लोग घर घर राशन पहुंचा रहे थे, चावल पहुंचा रहे थे, सरकारी योजना के भी माध्यम से, गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हम लोग घर घर चावल पहुंचा रहे थे, खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे थे। और ये कांग्रेस शासित एक ऐसा राज्य है जो घर घर शराब पहुंचा रहा था। मुझे लगता है कि भैया उस समय ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, भैया भिलाई के रहवासी है, मुझे लगता है कि भैया उस समय निश्चित रूप से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, या व्हाट्सएप फेसबुक इन्होंने बंद कर दिया होगा। इनको देखना चाहिए कि ना केवल कांग्रेस के हर कार्यकर्ता बल्कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और जनप्रतिनिधि और सारे व्यापारी मिलके, मुझे याद है कि हम एक वार्ड में, एक बूथ में हम लोगों ने केवल छत्तीसगढ़ के लोग नहीं, मेरे को बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ से जाने वाले, हाईवे से जाने वाले लोगों को भी हमने राशन दिया है कि यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी अवैध शराब का परिवहन करते हुए पकड़ाए थे कोरोना काल के दौरान। मुझे भिलाई की ऐसी कोई घटना तो पता नहीं है। बिल्कुल मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन चूंकि ऐसा मंच और वही यूथ कांग्रेस नाम लेना ठीक, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी शराब का परिवहन करते हुए उस समय पकड़ाए। मैं आपको अभी वीडियो दिखा सकता हूं कि वही कथित, जिसको बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसने मीडिया के सामने बयान दिया कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मुझे कांग्रेसी लोग फंसा रहे हैं। ऐसी 3 से 4 घटनाएं हुई कि जहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर से शराब जब्त हुई, उनके कार से शराब जब्त हुई और परिवहन करते, बाकायदा सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई की, और जिन पुलिस के अधिकारियों ने उन पे कार्रवाई की थी, बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हुई, और अभी वो दंतेवाड़ा और वहां कोंडागांव और बस्तर में वो सब पदस्थ हैं। देखिए शराब का एक ऐसा मुद्दा है, इससे मंशा जो है सरकार की, शराब एक ऐसा मुद्दा है जिसको सारे लोग जिंदा रखना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरह
जैसे कि पाकिस्तान भारतीय मुद्दों को, भारत उसके लिए, कश्मीर उसके लिए मुख्य मुद्दा है, चुनावी हो चाहे राजनीतिक हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो। ऐसे ही हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ में शराब भी जो है एक बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे पर जो है दोनों दल राजनीति तो करना चाहते हैं। परिवार टूट रहे हैं, परिवार टूट रहा है, और सरकार सिर्फ अपना इनकम बढ़ाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों दल ये जानते हैं कि परिवार टूट रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये बावजूद इसके लोग शराब बंद नहीं करना चाहते हैं, दोनों राजनीतिक दल। तो ये कथा आगे भी चलती रहेगी। हमारे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद। तीरंदाज भिड़ंत में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।